इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 3 धातु एवं आधातु भाग 2। जैसे कि दोस्तों धातु एवं आधातु का भाग 1 हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें हमारा सबसे पहले हेडिंग है धातुओं की प्राप्ति, यानी कि हम धातु जो होते हैं हमारे उनकी प्राप्ति कैसे करते हैं। पहला हमारा हेडिंग है खनिज। अब देखते हैं हमारा खनिज क्या होता है। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी कि खनिज ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम खुदाई करके ज़मीन के अंदर से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। वो जो हमें तत्व के रूप में मिलते हैं अथवा यौगिक के रूप में मिलते हैं। दूसरा हमारा अयस्क। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है उसे हम अयस्क कहते हैं। यानी कि हम पृथ्वी में खुदाई करके ढेर सारे खनिज क्या करते हैं, निकालते हैं। लेकिन वे खनिज यानी कि ऐसे खनिज जिनसे धातु की अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि ऐसे खनिज जिनसे हमें जो धातु की प्राप्ति होती है वो अधिक मात्रा में होती हो और उनसे उनको क्या हो और उनसे निकालना हमारे लिए क्या होता है, लाभकारी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। अगला हेडिंग हमारा सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म। सबसे अधिक क्रियाशील जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सोडियम हो गया, ये पोटेशियम, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या होते हैं, ये सब स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं। यानी कि ये ऐसे मतलब हमारे धातु हैं जो बहुत अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए हम क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं। तो इनका हमें अगर इन सब के अयस्क जो होते हैं अगर उनसे हमें धातु की प्राप्ति करना है तो हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं। हमारा दूसरा मध्यम क्रियाशील धातु जैसे जिंक हो गया, हमारा लोहा हो गया, सीसा हो गया, कांपर हो गया, मरकरी हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे जो ज़मीन से हम खुदाई करके निकालते हैं तो ये क्या होते हैं, या तो सल्फाइड रूप में मिलते हैं या ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं तो या फिर कार्बोनेट के रूप में मिलते हैं। तो इनसे हमें शुद्ध धातु की जो प्राप्ति करना होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, इनका हम कार्बन के द्वारा अपचयन करते हैं, तब जाके हमें क्या होता है, ये शुद्ध धातु मिल जाता है। सबसे कम क्रियाशील धातु जैसे हमारा Ag चांदी हो गया, Au सोना, ये हमें क्या होता है, ये हमें पृथ्वी के अंदर से जब खुदाई करते हैं तो क्या होता है, ये मिलते हैं शुद्ध रूप में, क्योंकि ये क्या होते हैं, सबसे कम यानी कि बहुत कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, शुद्ध रूप में हमको मिल जाते हैं। अब दोस्तों हमारे पास क्या है, अयस्क, यानी कि अयस्क का सांद्रण, यानी कि जो हमको खुदाई की और खुदाई करने के बाद जमीन या पृथ्वी के अंदर से हमें जो अयस्क मिला उस अयस्क का हम सांद्रण कैसे करते हैं। सांद्रण का मतलब होता है कि उससे हम शुद्ध जो धातु प्राप्त करते हैं किस तरह से प्राप्त करते हैं। पहले हमारा उच्च क्रियाशील धातु, यानी कि उच्च क्रियाशील धातु के लिए हम एक अलग प्रकार का तरीका अपनाते हैं। अगर मध्यम क्रियाशील धातु है तो उसके लिए हम एक अलग तरीके का तरीका अपनाते हैं। अब निम्न क्रियाशील धातु अगर हमारा है तो उसके लिए हम एक अलग तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उच्च क्रियाशील जो धातु होते हैं उनसे कैसे हम धातु को प्राप्ति करते हैं। क्या होता है, गलित धातु का विद्युत अपघटन। जो हमारे गलित धातु होता है, यानी कि मान लीजिए हमें NaCl हमारा है, इससे हमें क्या करना है, सोडियम प्राप्त करना है, तो क्या करते हैं, गलित धातु का विद्युत अपघटन करते हैं। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा NaCl है, इसका हम क्या करेंगे, इसकी गलित अवस्था में मान लीजिए हमने कुछ NaCl है, फिर उसको हमने सॉल्यूशन बना लिया, विलयन बना के उसमें हम क्या करते हैं, उसकी विलयन में ये मानते हैं कि NaCl का क्या है, हमारा विलयन है, इसके अंदर भरा हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक कैथोड लगा देते हैं और एक एनोड लगा देते हैं। इसके बाद इसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या होता है, Na+ में और Cl- में टूट जाता है और Na+ इलेक्ट्रॉन लेके क्या होता है, कैथोड पे आके बैठ जाता है, यानी कि हमें इस पर सोडियम की प्राप्ति हो जाती है और एनोड पर हमारे क्या होता है, क्लोरीन गैस निकल जाता है। अगला हमारा स्टेप है मध्यम क्रियाशील धातु, यानी कि अगर मध्यम क्रियाशील धातु हैं तो उनसे हम कैसे धातु की प्राप्ति करते हैं। मध्यम क्रियाशील धातु हमें या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलती हैं अथवा सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलती हैं। अगर कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलते हैं तो क्या करते हैं, उनका हम पहले निस्थापन करते हैं, निस्थापन करके क्या बनाते हैं, धातु का ऑक्साइड बना लेते हैं। और अगर सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलते हैं तो उसका हम भर्जन करके धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि दोनों तरीक़ों में हमें धातु का ऑक्साइड ही बनाना है। अगर कार्बोनेट अयस्क है तो उसका निस्थापन करके धातु ऑक्साइड बनाएंगे और अगर हमारा सल्फाइड अयस्क है तो उसका हम भर्जन करके धातु का ऑक्साइड बनाएंगे। अब देखते हैं कि क्या है हमारा, पहले निस्थापन क्या होता है।
जो हमारे कार्बोनेट का अयस्क होता है उसको हम सीमित मात्रा में अथवा वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, धातु का ऑक्साइड बन जाता है। अगर सल्फाइड अयस्क है हमारा, तो उसको हम क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में यानी कि वायु की अधिक मात्रा में हम क्या करते हैं, इस अयस्क को जब गर्म करेंगे तो धातु का ऑक्साइड बना लेगा। तब क्या होगा, इस धातु का ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, धातु में हम अपचयन कर लेते हैं, यानी कि हम धातु मिल जाती है, यहाँ से अपचयन करने पे हमें धातु मिल जाती है। वो धातु क्या होता है, पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता, फिर धातु का हम शोधन करते हैं। अगला हमारा निम्न क्रियाशील धातुएं। अगर निम्न क्रियाशील जो धातुएं होती हैं वो क्या होता है, वो सल्फाइड अयस्क के रूप में हमको प्राप्त होती हैं। तो उनका सबसे पहले हम क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। भर्जन मतलब उनको हम वायु की अधिक मात्रा में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बन जाती हैं, धातु बन जाती हैं। फिर उस धातु में जो है अशुद्ध रूप में अपना होता है, फिर उसको हम क्या करते हैं, परिष्कृत कर लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण, कुछ परिभाषा देख लेते हैं। पहला हमारा गैंग, पृथ्वी से खनित अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें हम गैंग कहते हैं। गैंग का मतलब कहता है जैसे पृथ्वी से खुदाई करके जो हम अयस्क निकालते हैं उसमें बहुत तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे रेत हो जाता है, मिट्टी हो गया, तो सब तो हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अब हम देखते हैं पहले हमारा भर्जन क्या। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे हम भर्जन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए हमारा जिंक सल्फाइड क्या है, हमारा ये अयस्क है, सल्फाइड का अयस्क है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड, यानी कि ऑक्साइड फार्म में बदल गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारा निकल गया। एक मान लीजिए हमारा अगले उदाहरण है HGS यानी कि मरकरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिन बार बोलते हैं, सिन बार। इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम गर्म करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, मरकरी ऑक्साइड HGO बन जाएगा, ऑक्साइड रूप में बन जाएगा और हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। हमारा अगला क्या है, निस्थापन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु अथवा वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, निस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जिंक कार्बोनेट है, जब इसको हम क्या करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में अथवा सीमित मात्रा में जब हम गर्म करेंगे तो हमारे क्या बन जाएगा, जिंक का ऑक्साइड बन गया, प्लस यहाँ पर हमारा CO2 गैस निकल गई। जैसे कि हम आगे बताए थे कि भर्जन करके भी हम ऑक्साइड बना रहे हैं और निस्थापन करके भी हम ऑक्साइड बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका अपचयन कर देंगे, इनका भी और इनका भी। अपचयन करने पर हमें क्या मिल जाता था, हमें क्या मिल जाता था, धातु मिल जाता था। जैसे मान लीजिए हमारा जिंक ऑक्साइड है ये, जैसे कि हमें यहाँ से प्राप्त हो जिंक ऑक्साइड, या फिर यहाँ पर जिंक ऑक्साइड हमें जो मिले उसको हम क्या करेंगे, कार्बन द्वारा क्या करेंगे, अपचयन कर देंगे, इसका अपचयन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगी हमारा और हमें क्या जाएगा, जिंक मिल जाएगा। तो ये जो हमें जिंक मिल रहा है ये हमारा अभी अशुद्ध रूप में है, किसमें है, अशुद्ध है। अब इसको अशुद्ध है, अब इसको हम आगे क्या करेंगे, शुद्ध करके मतलब शुद्ध जिंक प्राप्त करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं धातुओं का परिष्करण करते हैं, यानी कि जो हमें धातु मिलती है अपचयन करने के बाद कैसा रहता है, वो हमारा अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है। तो अब धातुओं को हम किस तरह से शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। धातु से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे पहले अधिक उपयोगी विधि क्या है, विद्युत अपघटनी, यानी कि हम अब जो हमें धातु प्राप्त हुए हैं अभी क्या है, अशुद्ध है, तब उसका हम विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करके हम शुद्ध धातु को जो है प्राप्त। जैसे मान लीजिए हमारा कांपर है, मान लीजिए हमें कांपर मिला, अब वो क्या है, अपने अशुद्ध रूप में है, तो अब उसे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें कांपर मिला उस कांपर धातु को हम क्या बनाएंगे, एक एनोड बनाएंगे, यानी अशुद्ध धातु जो मिला हमका उससे क्या बनाएंगे, उसका हम एक एनोड बनाएंगे। और हम एक शुद्ध धातु क्या करते हैं, एक शुद्ध धातु की कैथोड बना लेते हैं। और इसमें हम जो हमारी अशुद्ध धातु हमें प्राप्त है उसी धातु को हम क्या करते हैं, इसमें एक अम्लीय विलयन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर अशुद्ध धातु क्या मिले, कांपर लिया है, तो उसका अम्लीय विलयन क्या हम ले लिए, कांपर सल्फेट। इसके अंदर हम कैथोड और एनोड को क्या करते हैं, लगा देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं। जब हम विद्युत का प्रवाह करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो इसमें शुद्ध कांपर है वो Cu+2 के रूप में क्या हो जाएगा, इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये हमारा Cu2+ इस, क्योंकि ये प्लस है तो ये कैथोड हमारी क्या है, निगेटिव, इसके ऊपर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और हमें क्या होगा, शुद्ध कांपर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और उसमें हमारे जो कुछ अशुद्धियाँ थी, कुछ अशुद्धियाँ हमारी सोल्यूशन के अंदर घुल जाएंगी, अथवा जो नहीं घुल पाती हैं वो क्या होती हैं,
इस अपद्रव्य में यहाँ अपद्रव्य के रूप में बैठ जाते हैं। जितनी मात्रा में हमारा CO2+ इसमें बैठता जाता है उतनी ही मात्रा में यहाँ पे हमारा CO2+ क्या हो जाता है, इससे निकलता रहता है। जैसे हम एनोड पर हम क्या मिलता है, अशुद्ध तांबा मिलता है। कैथोड पर क्या मिलता है, शुद्ध तांबा। विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाता है। उतनी ही मात्रा में हमें शुद्ध कांपर विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। यानी कि जितनी मात्रा में यहाँ पर हमें यहाँ से हमें अशुद्धियाँ निकल रही हैं उतनी ही मात्रा में शुद्ध कांपर मिलता है जो कि इसके ऊपर बैठता जाता है। और अविलेय अशुद्धियाँ, जो हमारी अविलेय अशुद्धि होती हैं, अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं जिससे हम एनोड पंख कहते हैं। यहाँ पर नीचे क्या होती है, अशुद्धियाँ जो घुस के अंदर घुल नहीं पाती हैं यहाँ पर बैठ जाती हैं जिससे हम क्या बोलते हैं, अपद्रव्य बोलते हैं। अगले है संक्षारण। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। संक्षारित मतलब क्या होता है कि जब धातुएं अपने आसपास जैसे अम्ल हो गया या था आर्द्रता हो गया था वायु के उपस्थिति में क्या होते हैं, धीरे धीरे वो हमारी संक्षारित मतलब खराब होने लगते हैं। पहला है सिल्वर। सिल्वर किस तरह से, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अपक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। यानी कि अगर सिल्वर को हम अगर वायु की उपस्थिति में रख देंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है जिसके कारण वह काला हो जाता है और हमारा धीरे धीरे वो संक्षारित होने लगता है। कॉपर किस तरह से होता है, कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। यानी कि अगर हम कॉपर को रख देंगे वायु में तो उसमें वायु में हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके साथ अपक्रिया करके एक हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना लेता है जिससे हमारे क्या होता है, धीरे धीरे कॉपर का संक्षारण होने लगता है। अगला हमारा लोहा। आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिससे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। यानी कि अगर लोहे को हम आर्द्र वायु मतलब नमी में अगर रख देंगे तो धीरे धीरे इसके ऊपर देखेंगे भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है जिससे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। अब देखते हैं संक्षारण से सुरक्षा। अब देखते हैं कि हमें संक्षारण जो होता है उन्हें किस तरह से बचाया जा सकता है। पहला है पेंट करके, लोहे को जंग से बचाया जा सकता है पेंट करके। जैसे कि हम देखते हैं कि हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं कि लोहे पर जंग ना लगे इसके लिए हम लोग पेंट करते हैं। दूसरा है तेल लगाकर, उसके ऊपर हम कुछ तेल लगाकर अथवा ग्रीस यानी कि चिकना पदार्थ जब लगा देते हैं तो हमारा जो पानी होता है अथवा नमी होता है वो अपक्रिया नहीं कर पाता, यानी कि उसके लोहे के संपर्क में नहीं आ पाता है तो हमारा क्या होता है, वो सुरक्षित हो जाता है। ये सब लेपन करके, ये सब लेपन का मतलब या फिर हम अपने धात के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं तो उससे क्या हम कहते हैं, ऐसा लेपन कहते हैं। इस ऐसा करने पर भी हमारा धात क्या होता है, संक्षारित नहीं होता। अथवा हम क्रोमियम का उसके धात के ऊपर क्रोमियम का लेप कर सकते हैं। एनोडीकरण करके भी हम उसका क्या करते हैं, संक्षारित होने से बचा सकते हैं। एनोडीकरण का मतलब उसके ऊपर हम किसी भी एक ऐसी धातु का परत चढ़ा देते हैं जो धातु बहुत कम क्रियाशील होती है। अथवा या फिर हम क्या करते हैं, मिश्र धातु बनाकर, जैसे हम मिश्र धातु क्या, जैसे मान लो कोई हमारा कोई धातु जैसे मान लो लोहा है तो क्या करता है, बहुत तेजी के साथ मान लीजिए उसके अंदर जंग लग जाता है तो उसके अंदर हम कुछ और प्रकार का धातु अथवा अधातु मिला देते हैं तो ये कहा जाता है मिश्र धातु बन जाता है जिससे उसके अंदर क्या आ जाती है, उसका गुण बदल जाता है तो वह और मजबूत और टिकाऊ हो जाता है। ये सत्यापन क्या होता है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसे हम ये सतलेपन कहते हैं। अब देखते हैं हमारा, जैसे कि हमने पढ़ा अभी पढ़ा मिश्र धातु। मिश्र धातु पहले मिश्र धातु मैंने बताया कि मिश्र धातु में हम किसी एक धातु में दूसरे धातु मिला के अथवा अधातु मिला के क्या करते हैं, मिश्र धातु को हम बनाते हैं। जैसे लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन मिश्रण के साथ कठोर और प्रबल हो जाता है। जैसे कि हमारा जो शुद्ध लोहा होता है वो बहुत कच्चा होता है, वो आसानी के साथ टूट जाता है। लेकिन अगर उसमें हम कार्बन बहुत थोड़ी मात्रा में कार्बन मिला दें तो वह कठोर और प्रबल बन जाता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसका आसानी से प्रयोग कर लेते हैं। जैसे इस्पात हमारा अगर जैसे मान लीजिए हमारा लोहा है, अगर लोहे के शुद्ध लोहा है तो हम क्या देखने का बहुत कमज़ोर और टिकाऊ नहीं होता है, उसमें तो हम थोड़ी मात्रा में अगर निकिल अथवा क्रोमियम मिला दें तो हमारा इस्पात बन जाता है जो कि बहुत अधिक मात्रा में हमारा मजबूत हो जाता है और टिकाऊ हो जाता है। पीतल हो गया, पीतल में अगर हम कॉपर प्लस जिंक मिला दें, कांसा में क्या है कॉपर प्लस टिन मिला दें, जैसे हमारे सोल्डर है ये क्या लेड और टिन होता है,
जैसे अमलगम मतलब हमारा मरकरी हो गया, और इसके अंदर अगर हम कोई और तत्व मिला दें तो हमारा अमलगम, हम जैसे मान लीजिए हमारा अमलगम हो गया, इसमें मरकरी है होते हैं, अगर इसमें हम कोई अन्य तत्व मिला दें तो हमारा अमलगम बन जाता है। ये सब हमारे क्या हैं, मिश्र धातु हैं। इसी धातु को हम प्रयोग करके हम भी धातुओं को हम संक्षारण से बचा सकते हैं। थैंक यू।